टॉपिक का नाम क्या है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, इंग्लिश में सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म। ठीक है, सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म। तो हमेशा की तरह ऐसे हम वीडियो में कर लेते हैं कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले इन शब्दों का अर्थ समझ लेंगे, फिर ये दृष्टिकोण है बेसिकली, तो क्यों आया इसकी कहानी भी जानना जरूरी है, और दृष्टिकोण क्या है, अगर ये दृष्टिकोण है तो कैसा दृष्टिकोण है, क्या दृष्टिकोण है, ये समझना है। तो विशेषताओं के तौर पर समझ लेंगे, दोनों चीजें आपकी तैयार। फिर जो आपके विचारक हैं जिन्होंने इस चीज को डेवलप किया है, उनमें अध्ययन करेंगे। और आपके यहाँ प्रमुख विचारक चूंकि गफमैन है, तो हम उनको आधार बनाएंगे, लेकिन अध्ययन सबका करना, तभी बात पूरी समझ में आएगी। आगे चलकर इस विचार का क्या डेवलपमेंट हुआ वो भी हमें देखना है। तो इसके जन्म से लेकर वर्तमान विकास तक हमें पूरी प्रक्रिया तैयार करनी है इस थ्योरी की या दृष्टिकोण। क्लियर है? तो प्रतीकात्मक अंतर्क्रिया बेसिकली एक नजर है, एक दृष्टिकोण है जो समाज की सत्यता, वास्तविकता जानने पर बल देता है। पहली लाइन में हमें ये नोट करना है। एक ऐसा दृष्टिकोण या दर्शन या समझ, पर्सपेक्टिव है जो समाज की सत्यता को जानने का, वास्तविकता को जानने का प्रयास करता है। बात समझ में आ रही है? जैसे बुद्ध ने जानने का प्रयास किया ना कि ईश्वर क्या है, ये क्यों होता है, तो बाद में उनके दृष्टिकोण हमने क्या कहा? प्रतीत समुत्पाद, मध्यम प्रतिपदा। बुद्ध की फिलोसफी है ना, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी उनको पता हो। ठीक है, तक बात ठीक। ऐसे ही समाज शास्त्र में समाज का सत्य कैसे बनता है, या आप अपना सत्य कैसे बनाते हो, आप जो चीज जानते हो आपके लिए सत्य है, कैसे बनी आपके अंदर चीज, प्रोसेस में कैसे आई। आपने कहा कि आप हिंदू हो, ये आपका सत्य हो गया, तो आपको कैसे पता लगा कि आप हिंदू हो, कैसे बिल्ड हुआ आपके अंदर। ठीक, तो वो ये आपको बताने की कोशिश करें कि समाज दे रहा है, आपका योगदान ज्यादा है, समाज का योगदान ज्यादा है, या दोनों का योगदान बराबर है, ये देखना। ठीक है, तो क्यों आया? क्योंकि समाजशास्त्र में किसका बोलबाला था? संरचनावाद या संरचनात्मक प्रकारवाद, इसको हमें अलग से पढ़ना है। और ये समाजशास्त्र के आरंभिक थिंकर्स का क्या है? विचार भी। दुर्कीम, मार्क्स, सब क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट माने जाते हैं। सब नहीं है, लेकिन सबकी कहीं ना कहीं दृष्टि यही है, प्रकारवाद दृष्टि। इन्होंने समाज के सत्य को कैसे समझा? प्रकारवाद के, फंक्शनलिज्म के माध्यम से। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहा जाता है। क्लियर है? तो पहली स्लाइड में आपके लिए इतना है। अगली स्लाइड में देखिए आपसे कि इन शब्दों का अर्थ निकालते हैं। इन शब्दों का अर्थ देखो। सिंबॉलिक, प्रतीक, ऐसा है ना। ये मानना कि जब हम अंतःक्रिया करते हैं तो अंतःक्रिया कितने लोग चाहिए? दो या दो से अधिक, अधिक लोग जब आपस में अंतःक्रिया कहते हैं तब वो अंतःक्रिया हो। ठीक है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया होती रहेगी तो सही, क्या बोलेंगे? अंतःक्रिया। ठीक है ना। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जब निरंतर क्या होने लगेगी? क्रिया और प्रतिक्रिया, तो क्या बन जाएगी वो? अंतःक्रिया। और जब इसका परिणाम आ जाएगा तो वो
सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगी। बात मैं आपको पहले भी समझा, आप यहाँ टॉपिक भी है ना सामाजिक प्रक्रिया, तो वहां नहीं समझेंगे दोबारा से, नहीं समझ उस चीज को। ठीक है, तो जैसे आप और हम, मतलब आप और हम का मतलब एक आपका टीचर है, एक आप है स्टूडेंट्स लर्नर्स, लगातार क्या कर रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं। आप यहाँ आते हैं, बैठते उठते हैं, फीस देते हैं, टीचर आपके साथ मेहनत करता है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, ये सब क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है परिणाम अगर अच्छा आया तो कैसी मान ली जाएगी, सहयोगी। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सहयोगी प्रतिक्रिया कर, मैं आपके साथ और आप मेरे साथ सहयोग। लेकिन अगर आप आपस में देखेंगे तो आपके बीच में क्या है, असहयोगी, क्योंकि आपके अंदर क्या चल रही होगी, एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा, जो कि अच्छी चीज है समाज के लिए और व्यक्ति के लिए, सबके लिए अच्छी चीज है। तो दो तरह की सहयोगी प्रक्रियाएं आप पढ़ेंगे, आप सहयोगी और असहयोगी। सहयोगी में आप जानते हैं नंबर वन खुद सहयोग है, याद होगा आपको, व्यवस्थापन है, समायोजन है और अनुकूलन। ठीक है, असहयोगी में प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और प्रतिकूलन। जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनका टॉपिक कंप्लीट है, अभी इतना मैं यहाँ बता के छोड़ रहा हूँ, जब और डिटेल में चलेंगे तो बात करेंगे इसके बाद क्या। ठीक है, हमारा मेन कोर्स क्या है, अंत्यक्रिया। तो जब दो या दो से अधिक लोग लगातार एक दूसरे से जवाब दें, सवाल पूछे, जवाब दें, सवाल पूछे या कहें या सुने, क्या है वो, अंत्यक्रिया। और जब अंत्यक्रिया में लोग प्रतीकों का सहारा लें, प्रतीकों का सहारा लेंगे, ठीक है, तो ये होगी प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद। शाब्दिक अर्थ हुआ ये। ठीक है, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद ऐसा दृष्टिकोण है, सत्य जानना चाहता है, और सत्य का तरीका क्या है कि ये मानता है कि सत्य का निर्माण हमारे लिए, एक व्यक्ति के लिए वास्तविकता या सत्य का निर्माण जब वो दूसरे से अंतःक्रिया करता है तब होता है, जब दूसरे से अंतःक्रिया करता है तब होता है। और और इस अंतःक्रिया में वह प्रतीकों की मदद देता है। बिना प्रतीकों के हम क्या नहीं कर सकते, अंतःक्रिया नहीं कर सकते। संभव है क्या, नहीं। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, क्योंकि मैं उदाहरण देने वाला हूं, उदाहरण से आपको और समझ में अच्छे से आएगा। दे उदाहरण, ठीक, अभी रिसेंट अपना उदाहरण ले लीजिए। आप में से मैक्सिमम लोग, कोई 1.5 महीना पहले आ गया, कोई 1 महीना पहले आ गया पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने आए थे आप, समाजशास्त्र का सत्य पढ़ने आए या समाजशास्त्र पढ़ने आए, सत्य पढ़ने आए समाजशास्त्र। तो अगर समाजशास्त्र पढ़ने आते तो आप खुद भी पढ़ सकते थे, कोचिंग की या टीचर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो आपको सत्य समझ में नहीं आ रहा था। अंतःक्रियावाद क्या होता है, धैर्यता क्या होते हैं, क्यों क्या कह रहा है, हमें आसानी से समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आपने क्या शुरू की, टीचर ने और स्टूडेंट्स ने क्रिया प्रतिक्रिया शुरू की। तो जो लोग पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में समाजशास्त्र को लेकर क्या बन रहा है, एक इमेज बन रही है, सत्य का निर्माण हो रहा है। आखिर दरिद्र ने सही बात क्या कही, आखिर दुर्खीम ने क्या बात कही जो सही थी, सही का मतलब जो स्थापित है समाजशास्त्र। क्लियर है, तो जो मेरे दिमाग में सत्य था वो मैंने भी अंतक्रिया प्रतिक्रिया से क्या किया हो, प्राप्त किया हो। ठीक, पर मेरी अंतक्रिया प्रतिक्रिया समाज से कम, व्यक्ति से ज्यादा, वो किताबों से ज्यादा हुई होगी। जबकि समाजशास्त्र के बाहर मेरा जो सत्य का निर्माण हुआ वो समाज के माध्यम से, अंतक्रिया के माध्यम से। आपके साथ भी यही हो रहा है, डे बाई डे समाजशास्त्र
पहले दिन आपके पास छोटा सा रहा होगा, धीरे दिमाग में क्लास में आया होगा, फिर धीमे धीमे क्या हुआ होगा, समाजशास्त्र की समझ कैसी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जिसको हम समझ कह रहे हैं वो सत्य ही तो बेसिकली। आज जो आप समाजशास्त्र के बारे में जानते हैं वो आपके लिए समाजशास्त्र का सत्य यही है। क्या सीखा आपने, कैसे सीखा, अंतःक्रिया सीखा कि नहीं सीखा? और अंतःक्रिया में जो शब्द बनाए जा रहे हैं वो प्रतीक ही तो है। अभी मैं कहूँ प्रतीक, आपको क्या लिखा दिख रहा है, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का, ठीक है। अब मैं कुछ और बना देता हूँ यहाँ पे। ये क्या है, कुछ भी आपके लिए, मेरे लिए हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इससे अंतःक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के प्रतीक कैसे होने चाहिए थे, कॉमन होने चाहिए। या जो मेरा प्रतीक है मैं उसको इस तरह से आपके अंदर डिलीवर करूं कि वो आपका भी क्या बन जाए, प्रतीक बन जाए। तो हम बिना प्रतीकों के अंतःक्रिया नहीं कर सकते। क्लियर है, ये है प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। किसी भी चीज का सत्य जानना हो तो ये लोग ये मानते हैं कि केवल देख कर नहीं। दुर्खिम प्रकार्यवादी था ना, दुर्खिम क्या कह रहा है कि सत्य वही है जो देखकर प्राप्त हो रहा है। इन्होंने क्या करना, सत्य देखने से नहीं आता, सत्य तो अंतःक्रिया, प्रतिक्रिया से आप अनुभव करते हैं तो आता है। तो समाज का नाम नहीं ले रहे, इसका नाम ले रहे हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नाम, अंतःक्रिया का नाम। क्योंकि अगर समाज सत्य देता आपको तो 100% आप वही मानते जो समाज ने कहा था। लेकिन ऐसा कभी होता है, हम संस्कृति में पहले ही पढ़ चुके हैं, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को कुछ भी देती है तो अगली पीढ़ी क्या करती है, सब कुछ ना कुछ 99% लेती है, 1% अपना कम से कम। ये होता ही होता है। बाकी डिपेंड करता है कि 80 भी हो सकता है और +2 भी, 20 भी हो सकता है, या 10 ले ले 90 अपना जोड़ दे, रेशियो कुछ भी हो सकता है। होता है ना, एक चीज के बारे में जो नॉलेज है उसमें एडिशनली अगली पीढ़ी क्या करेगी, कुछ ना कुछ घटाव बढ़ाव मॉडिफिकेशन जरूर करेगी, तरीका ही बदल देगी, कुछ नहीं करेगी। जैसे हमने कहा कि बड़ों का सम्मान करना भारतीय परंपरा है, तो सम्मान करने के तरीके कितने हैं, पैर छूना, प्रणाम करना, ये सब। लेकिन अगली पीढ़ी क्या करती जा रही है, पैर छूने के तरीकों में शार्प बदलाव आते हैं। भाव वही है कि सम्मान करना, तरीका बदल दिया उसने। हरी बात सुनिए, तो बिना प्रतीकों के हम अंत्यक्रिया नहीं कर सकते। अब ये लोग कहते हैं, इतना समझ में आ गया सत्य का निर्माण कैसे होता है, किसके विरोध में आया है, प्रकार्यवाद के विरोध। क्यों आया, क्योंकि प्रकार्यवादी कह रहे हैं कि देख के सत्य पता लग जाता है, जो कि संभव है ही नहीं। क्यों संभव नहीं है, इसके लिए हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। कहां चले, मैक्स वेबर की एक थ्योरी पकड़ते हैं। मैक्स वेबर को अलग तैयार करना था हमें, जबकि अब यही मैक्स वेबर को थोड़ा सा एक थ्योरी समझनी होती है। इन सब का जन्म कहां से हुआ है, इन सब के लिए वेबर जिम्मेदार। और वेबर ने एक सिद्धांत दिया था, वर्ष तेहन, जर्मन टर्म है। क्या दिया, वर्ष तेहन। वर्ष तेहन, ठीक है, जर्मन शब्द। तो हिंदी में क्या कहें, समझ या बोध, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, एक ही शब्द, अंडरस्टैंडिंग। मैं दोनों को मिला रहा हूं इसलिए कंफ्यूज मत करना, लेकिन मिलाना मजबूरी है क्योंकि इसके बिना आप इसे समझ नहीं पाए। इसलिए जो जो सबका जड़ में है वो है व्यवहार, समाज शास्त्र में कम से कम। हरी बात सुनिए, ठीक है। क्या कहता है, तो पूछा जाएगा कि वस्तुतः दो चीज पूछेगा सबसे पहले, जो आपको इमीडिएट क्वेश्चन आंसर मिलता है कि वस्तुतः की अवधारणा किसकी है, जो आप आगे अर्थ पूछेगा क्या होता है, समझ या अंडरस्टैंडिंग या बोध को ही वस्तुतः कहा जाता है। किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द। अगले प्रश्न से समस्या पैदा होने वाली, क्यों इस शब्द का वो प्रयोग कर रहा है, कारण बताना होगा। तो कारण आप व्यवहार से पूछिए,
कुछ देर के लिए मैं क्या बन जाऊं, व्यवहार बन जाता, ठीक है, और आप बने प्रश्न पूछने वाले कि भाई आप क्यों दे रहे हैं इस थ्योरी। तो वेबर की चिंता ये है कि कॉम्ट, डुर्खीम, पार्सन्स, स्पेंसर, पार्सन्स अगर बाद में आएगा, स्पेंसर के बाद कार्ल मार्क्स, इन सब ने समाजशास्त्र को विकसित करने में बहुत अच्छा योगदान दिया, लेकिन तरीका क्या अपनाया, जो प्राकृतिक विज्ञानों के लिए सूटेबल था, जो कि क्या है, अवलोकन। काउंट ने क्या कह दिया उसको, प्रत्यक्षवाद, जो दिखेगा वही माना जाए। दुर्खिम भी क्या कह चुका है, अवलोकन योग्य होना चाहिए। याद करो मार्क्स को भी क्या कहा था, पदार्थ ही सब कुछ है क्योंकि वो सिद्ध हो सकता है, विचार उसने भी खारिज कर दिया, बोला था। आरंभिक विचारक सब किस पर टिके हैं, प्राकृतिक विज्ञानों के आधार पर, प्राकृतिक विज्ञानों की जो तरीके हैं उसको समाजशास्त्र पर लागू करके समझाना चाहते। समझ में आ गई। तो वेबर को है इससे आपत्ति कि ये लोग गलत कर रहे हैं। तो वेबर ने इनके ऐसे कदम की भी आलोचना करते हुए कहा कि तुमने तो ब्लंडर कर दिया है। क्वेश्चन यहां से रख शुरू हो, किसने समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों की तर्ज पर विकसित करने की आलोचना की है शुरुआत में। तो जवाब आ गया आपके पास, कौन है वो, वेबर, मैक्स वेबर। और उसने आलोचना के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है, भयंकर भूल शब्द का प्रयोग किया, ब्लंडर शब्द का प्रयोग किया। एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेबर का भयंकर भूल शब्द से क्या आशय है, जवाब दे पाएंगे। वो उन सभी पहले के विचारकों की, अपने से पहले के विचारकों की और समकालीन की आलोचना करता है कि वो गलत तरीके से समाज का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि वह मानता है कि प्राकृतिक विज्ञानों के तरीके से समाज को नहीं समझा जा सकता, प्राकृतिक विज्ञानों के तरीके से समाज को नहीं समझा जा सकता। क्यों नहीं समझा जा सकता वो भी आप समझ लीजिए, वो उसका कारण भी बताएगा। कहता है कि जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु कौन है, मानव व्यवहार है या नहीं, मानव व्यवहार है। प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु क्या है, केवल एक वस्तु, निर्जीव वस्तु। इसका मतलब कहता है निर्जीव वस्तु। निर्जीव का आशय नहीं कि जान नहीं, निर्जीव मतलब है कि वो उसमें गुण नहीं होता कि वो प्रभावित कर दे या हो जाए, ठीक है। बायोलॉजी में अगर आप किसी का डिसेक्शन करना हो, मेडिकल साइंस में करना हो, तो डॉक्टर क्या बोलता है, डोंट टेक इट पर्सनली, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है तुम्हारे लिए, तो इससे कैसे ट्रीट करो, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, नथिंग इज पर्सनल, है ना। मुन्ना भाई मूवी में देखा होगा आपने कि वो जो पागल ऐसा लेटा रहता है जिसको वो ठीक कर देता है बोल बोल के बाद में, तो डॉक्टर क्या बताते हैं, तो उसमें वो रोश आंख में क्या डालता है, रोशनी, तो वो चिल्लाता है कि क्यों उसको दर्द हो रहा होगा क्यों डालता है, तो क्या कहता है, इट्स ऑब्जेक्ट ओनली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। तो यहाँ डॉक्टर क्या है, उस समय के समकालीन विचारक। मुन्ना भाई कौन है यहाँ पर, वेबर। कहते तुम गलत तरीके से बात करो, ये आदमी है, आदमी से व्यवहार, आदमी के तरीके से व्यवहार करो, ना कि इसको वस्तु मान के व्यवहार करो। जानवर होता या कुछ होता तो उससे आप क्या करते, कर लेते, कोई समस्या नहीं। तो मनुष्य है और मनुष्य को प्राकृतिक विज्ञानों के तरीकों से नहीं समझा जा सकता, ये ब्लंडर कर रहे हैं आप। आएगा समझ में, एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए उस चीज, ठीक। तो ब्लंडर क्यों है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु निरपेक्ष है, तटस्थ है और देखकर समझी जा सकती है। लेकिन मानव व्यवहार क्या है, तो उसने मानव व्यवहार की जगह क्या शब्द प्रयोग किया है, सामाजिक क्रिया शब्द। तो व्यवहार के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, सामाजिक क्रिया होनी चाहिए। उदाहरण से मैं आपसे पूछता हूं, आप जवाब दें, वैसे हम उदाहरण चर्चा कर चुके हैं कई बार इसको। व्यवहार की तरफ से आप पूछिए कि
एग्जाम्पल देके समझाइए कि ये कैसे संभव, क्या कहना चाहते हैं आप, साफ साफ बताएं। ठीक है, तो देखिए व्यवहार साफ साफ बताता है, उदाहरण देकर कहता है कि सामाजिक जो क्रिया है कब तैयार, उससे क्या बनते हैं, सामाजिक संबंध बनते हैं कि नहीं बनते। भाई सामाजिक क्रिया सामाजिक संबंधों से निर्मित होगी, या सामाजिक क्रिया जब होगी तो सामाजिक संबंध निर्मित होगी। तो हमारा इंटरेस्ट किसमें होना चाहिए, सामाजिक संबंधों में होना चाहिए, जाहिर सी बात। अब सामाजिक संबंध देखने की वस्तु है या समझने की वस्तु है? व्यवहार मानता है समझने की वस्तु है, उदाहरण से भी सिद्ध करता है। उदाहरण में आपको अपना बना के, ठीक है, आपने एक मेल और एक फीमेल को साथ साथ देखा, ठीक है, देख रहे समझ में आएगा, किसी आप एज्यूम कर लीजिए आप उसको देख रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए दोनों में क्या संबंध है, बताइए। आपको एक मेल फीमेल दिखाई दे रहे हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समाजशास्त्री हैं आप लोग, बताइए इन दोनों में क्या संबंध है, क्या आप बता पाएंगे? क्या केवल उन हस्बैंड क्या मेल और फीमेल को देखकर आप कह सकते हैं क्या संबंध है? गैस करेंगे ना, आइडिया लगाएंगे, लेकिन क्या रियलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती, हो भी सकती है और नहीं भी। तो प्रायिकता या संभावना पे तो बात नहीं चल सकती, यहाँ ठोस बतानी पड़ेगी आप। लेकिन अगर अब उनके संबंधों को समझने के लिए उनकी अंतःक्रियाओं को समझिए। अगर हाथ में हाथ डाले पड़े, ठीक है, किसी पार्क में कहीं कोने में जाके बैठ गए, मूवी देखते समय एकदम कॉर्नर की सीट ले ली है, अब क्या है, अब आप समझ पा रहे हैं कि आखिर को कौन लोग, नहीं, आज की पीढ़ी की और भी तरीके से शो करती है। अंग्रेज तो पब्लिक पे ही शो करते थे, पब्लिक प्लेस पे कि हम क्या हैं, होता है कि उनका प्यार बड़ा ही तो सुलभ प्यार है, कहीं भी वो प्यार कर लेते, हम समझ जाते हैं कि इनकी क्या संबंध। तो कहता है क्या संबंध देखने से आए समझ में, जान पाए नहीं। कैसे जान पाए संबंधों को आप, जब आपने समझा। क्या समझा आपने, उन दोनों के बीच चल रही क्रिया, प्रतिक्रिया, अंतःक्रिया और अंततः सामाजिक एक्ट से समझ रहे थे ना आप उनको, या तो बोल के बताएंगे आप, उसका झूठ बोल दें, पार्क में लोग बैठे थे हम तो भाई बहन हैं, बस ऐसे ही दोस्त हैं, मिलने आए थे, यानी सत्य पता फिर नहीं लगेगा। तो आपको कितना योग्य होना पड़ेगा कि आप उनकी क्रिया प्रतिक्रिया को दूर से देखकर समझ रहे हैं। दूर से देखकर तब उनको पता नहीं लगने देंगे कि आप समाजशास्त्री और अध्ययन करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहां समझ का प्रयोग कौन कौन कर रहा है, ठीक है, इसने से दिया फूल, 14 फरवरी का दिन, ठीक है, इसे हटा देते थोड़ा सा अच्छे से समझना। समझना, आपके सामने इसने इसको फूल दिया 14 फरवरी, ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी अगर आप इससे संकेतों से समझ पा रहे हैं? फूल क्या है यहाँ पर, प्रतीक है कि नहीं, और प्रतीकों से वो क्या समझाना चाह रहा है, या हो सकता है ये इसको दे रही है। तो उस फूल के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे दूसरे को लोग, उस पर्टिकुलर दिन अगर आप किसी को या कोई आपको फूल दे रहा है तो क्या मतलब समझा जाएगा उसका, कि हम संबंध या मैं आप में इंटरेस्टेड हूं, मेरी तरफ से प्रपोजल है कि आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन पता लगा आपको कि इसने इसको दिया और ये खा गई, अब किस चीज की कमी है, वो क्या समझाना चाह रहा था, फीलिंग, वो क्या कुछ और समझ, यानी कोई भी सामाजिक क्रिया बिना समझ पर निर्भर है, मतलब बिना समझ के हो ही नहीं सकती, इसलिए प्रतीक कैसे होने चाहिए, बट तो कॉमन है, और उनके प्रति समझ भी कैसी होनी चाहिए,
प्रतीक तो पहले में भी गुलाब है, दूसरे में भी गुलाब है, लेकिन समझ का अंतर पड़ गया तो क्या किया, एक केस में ले लिया, थैंक यू बोला और खुश, दूसरे में, यानी कोई भी सामाजिक क्रिया बिना समझ के कंप्लीट नहीं होती। दो लोग जब क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे होते तब उनको भी क्या चाहिए, एक दूसरे के साथ समझ चाहिए। ठीक। और आप जैसे कोई वहां योगी व्यक्ति समाज शास्त्री बैठा जो अध्ययन करना चाहता है, 14 फरवरी को लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उसे भी इन प्रतीकों के बारे में जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा। तो सामाजिक संबंध बनते समझ से हैं, और जब समाजशास्त्र संबंधों को समझने जाता है तो उसे क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, देखकर समझना पड़ता है। तो व्यवहार ये नहीं कर रहा कि मत देखो, अवलोकन चीज बुरी नहीं है, लेकिन केवल अवलोकन को सत्य मानकर आप सत्य को नकार रहे हैं। तो अवलोकन से सत्य देखेगा और समझ से समझा जाए। ठीक है। तो इसलिए वेबर ने समाजशास्त्र में, सामाजिक संबंधों में और समाज में समझ को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया। गलत दिया क्या, बिल्कुल सही। तो उसे ठीक कहा कि तुम लोग ब्लंडर कर रहे हो, गलत बाकी ब्लंडर कर रहे थे ये लोग, कि संबंधों को समझने से समझा जाना जा सकता है, ना कि देख कर जाना जा सकता। क्योंकि जब दो लोग संबंध बना रहे होते तो वो भी समझ का ही तो प्रयोग करते हैं दूसरे के लिए, नहीं। अब कोई आपके घर में आया, इशारे से उसने कहा कि, आपने पूछा, मेहमान आया और आपने क्या बोला उसको, और अगला कंफ्यूजन में है, क्या ऑफर किया जा रहा है, चाय मांगी जा रही, कॉफी मांगी जा रही, किस चीज का फर्क आ रहा है, प्रतीक तो कॉमन प्रतीक तो है, लेकिन कंटेक्स्ट गायब हो रहा है उसमें से। अब पानी, मुझे लगता है पानी चाहिए था और अगला आदमी बर्फ डाल के कुछ ले आया, मुश्किल हो सकती है उससे। ठीक है ना। तो ये है मैक्स वेबर, वस्तुहन का प्रयोग। ठीक है। तो अब वेबर से पूछो कि आपके लिए विज्ञान क्या है। ठीक। तो वेबर ने कहा कि विज्ञान मेरे लिए क्या है, वही चीज मेरे लिए विज्ञान है जो कार्य कारण संबंधों से चल जाए, अवलोकन से अगर चल रही है तो मैं उसे आधारहीन मानता हूं। यानी जैसी नेचर है वैसा तरीका अपनाओ, कार्य कारण हुआ कि नहीं हुआ। तो नेचर अगर समझने लायक है तो देखने से काम चलेगा या समझ से काम चलेगा, तो कार्य कारण संबंधी विज्ञान होते हैं। विज्ञान की परिभाषा उसके लिए क्या है, देखकर विज्ञान की शर्त को खारिज करता है समाज के संदर्भ। ठीक है। तो आपके लिए शुरू से मैं जब भी विज्ञान बोलता हूं तो आपको क्या बोलते हैं, विज्ञान का मतलब क्या है, कार्य कारण संबंध। परिणाम कालिका यहां पर परिणाम है, परिणाम के लिए क्या करना पड़ेगा, कारण भी वैसा ही लेना चाहिए। तो संबंध क्या है यहां पर, परिणाम ही तो है। दो लोगों का संबंध बनेगा तो क्या बना, परिणाम हुआ। कारण क्या है, देखना या समझ, बात समझ में आ रही है। ठीक है। एजुकेशन में या कहीं भी कम्युनिकेशन में, अब एक मैं जीएस का एक कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बताना मजा आएगा। आई ब्लिंकिंग, आंख मारने का मतलब क्या होता है, कोई भी बताए। राहुल गांधी ने संसद में मारी थी आप, मोदी से मिलकर गले मिलकर आए, क्या मतलब है? जल्दी बोलो तो फिर और भी कहा नहीं आता, नहीं पता। हमें लगता है कि आंख मारने का अर्थ होता है कोई हमें परेशान कर रहा है, लेकिन सत्य नहीं। वैज्ञानिक भाषा में मारने का मतलब होता है इंटीमेसी, संबद्धता देखना। तो अगर आपको कोई आंख मार रहा है इसका मतलब परेशान नहीं, वो प्रपोजल कर रहा है कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू, व्हाट अबाउट योर ओपिनियन। तो जैसे फूल देकर हम ये मैसेज दे रहे हैं, वैसे आंख मारना भी क्या है, मैसेज देना है कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूं, अपना रिस्पॉन्स आप बताइए।
बात समझ में आ रही है? तो देख रहे हैं कि प्रतीकों के प्रति हमारी समझ में भी कई बार क्या है, फर्क आता है। दुर्खिम ने धर्म क्या बताया? पवित्र और साधारण के बीच अंतर जो करते हैं, कर्मकांड करते हैं, वो धर्म है। विश्वासों की व्यवस्था को धर्म है। हमने क्या माना था? केवल कर्मकांड की व्यवस्था को धर्म माना। तो यानी हमारा हर शब्द के प्रति, वस्तु के प्रति एक विचार होता है। आई बात समझ में? तो ये है कार्य कारण संबंध। ठीक है। अब इन दोनों को देखकर समाजशास्त्री क्या कर रहा है? उसका काम है इनको देखकर कुछ करना। क्या? अध्ययन कर रहा है ना। अध्ययन करने से, लिखने से पहले कि उसका निष्कर्ष क्या है, क्या कर रहा हो, जो वो कर रहे हैं उसकी व्याख्या तो करेगा नहीं। तभी तो मैंने कहा कि इसको अगर इसका अध्ययन करना है तो इसके प्रति समझ कॉमन होनी, प्रतीकों के प्रति समझ कॉमन होनी चाहिए थी। और प्रतीकों के प्रति समझ कॉमन है और नहीं भी है, तब भी क्या हुई? अगर समझ कॉमन हुई तो सही से सत्य पता लगेगा, और अगर प्रतीकों की समझ कॉमन नहीं हुई तो व्याख्या गलत हो जाएगी। कुल मिलाकर कर क्या रहा है? व्याख्या कर। तो समाजशास्त्री का काम क्या हुआ? सामाजिक क्रिया, सामाजिक संबंधों को समझे और उसकी व्याख्या। तो अगर पूछे कि व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का जन्मदाता कौन है, तो क्या जवाब देंगे? इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी। इसलिए हमारे देश में कहा होता है ना, समझ समझ के, समझ को समझो तो समझना भी एक समझ है। डायलॉग सुना है कि नहीं सुना है? बिल्कुल वस्तु पे फिट बैठता है। समझ को भी तो समझना पड़ता है, नहीं? वेबर ने कहा वो मैंने समझा, अब मैं उसकी समझ को क्या कर रहा हूं? आपको भी क्या करना पड़ रहा है? समझना। तो समझ समझ के समझ को समझो तो समझना भी एक समझ है, और जो ना समझे वो ना समझ। आई बात समझ? तो उसने फूल दिया और वो खा गई, तो वो ना समझ है, क्योंकि समझ को वो समझ ही नहीं पाई। ये कौन बताएगा? समाजशास्त्र। कि जो लोग समझ को कॉमन नहीं कर पाते हैं, उनके बीच में सत्य पूरा निर्मित नहीं होता। आई बात समझ में? यहां से विचार तैरा और लपक लिया इन लोगों ने। क्लियर है? लेकिन कभी भी वेबर ने क्या नहीं किया? ये शब्द प्रयोग कभी नहीं, ये प्रयोग किए। समझ में आ रही है? तो लगे हाथ आपका। अब वेबर का भी एक पार्ट क्या हो गया, तैयार हो। ठीक है। अब आते हैं प्रतिक्रिया। तो उन्होंने भाव ग्रहण किया। ये शब्द सबसे पहले हर्बर्ट ब्लूमर ने बनाया। शब्द किसका, किसका जन्मदाता था? कौन है शब्द का? हर्बर्ट ब्लूमर। सामान्यतः ब्लूमर नाम ही चलता रहता है। ये उस शब्द का जन्मदाता। 1937 में वो शब्द बना था। ठीक है। अब यहाँ एक चीज और समझिए। अगर हम समझ शब्द को इतना फोकस कर रहे हैं तो ठीक है ना, वेबर के अनुसार, तो हमारा दृष्टिकोण क्या है? वस्तु परक है या व्यक्ति परक है? समझ अपने आप में क्या है? व्यक्ति परक या वस्तु परक? मतलब समझ रहे हो प्रश्न क्या पूछा है मैंने? आप क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विषय परक या विषय परकता पर बल देता है? आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कराएंगे। तो अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण कैसा है?
वस्तु परकता पर, सॉरी, विषय परकता पर बोल देता है, सब्जेक्टिविटी पर बोल देता है। वस्तु परक का मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव परक का मतलब सब्जेक्टिव। तो वेबर किससे बल दे रहा है? व्यक्ति परकता। ठीक। और उससे पहले के थिंकर सारे प्रकारवादी किसको बल दे रहे हैं? ऑब्जेक्टिव। क्या बोला था प्रकारवादी? देख लो और ऑब्जेक्ट मान लो उसे, आप इधर से कुछ मत डालो, तो समझने की जरूरत ही नहीं। जैसा मैं आपको दिखाता हूं, आपके सामने एक बाइक पर एक लड़का और एक लड़की निकल गए हैं तेजी से। लड़का आपका जानने वाला है, दोस्ती समझिए इसलिए। लड़की आपकी जानने वाली नहीं है। आपका पहला इंसाइड क्या हो? हम इसे, आप उसकी गर्लफ्रेंड दोस्त मान लें, है ना? ये हमने माना है ना, तो समझा ही हमने। कौन सा दृष्टिकोण हुआ? आपने माना तो सब कैसा होता है वो दृष्टिकोण? सब्जेक्टिव हुआ ना। क्या जरूरी है कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? भाई बहन भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति समझ बनाता है वो अपने समझ के हिसाब से बना रहा है, तो क्या तो व्यक्तिपरकता हुई ना, क्योंकि व्यक्ति ने परख देखा है। परखता हुआ देखना, व्यक्ति देखकर समझ रहा है, यानी सत्य मैंने देखा है तो मुझे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लग सकते हैं। ठीक। आपने देखा है तो हो सकता है कि वो आपको केवल दोस्त लगे। तीसरे ने देखा कि उसे पता था कि उसने लिफ्ट दी है, वहां तक छोड़ रहा है, उसके लिए क्या है फिर वो लिफ्ट मैन। तो सब अपने अपने दृष्टिकोण से क्या कर रहे हैं? उसे समझा रहे हैं। इसलिए प्रतीकात्मक प्रकारवाद के बाद जितने भी दृष्टिकोण विकसित होंगे वो समझ को बल देंगे। इसलिए उनके सारे दृष्टिकोण कैसे हैं? व्यक्तिपरक दृष्टिकोण। यानी ये होगा तो सत्य निर्मित कर दिया समाज ने और आपने मान लिया, जैसा दिया वैसा आपने क्या किया। तो ये दृष्टिकोण वाले कैसे हैं? उनके लिए सत्य निर्मित नहीं होता, सत्य बना बनाया होता है। आप नहीं बनाते सत्य, और समाज का मेंबर होने नाते आप क्या करते हैं? उसे अपना बना देते हैं। एग्जाम्पल में दिया था मैंने। आप कहते हैं कि हमारा गोल क्या है? टीचर बनना है, पीसीएस बनना है, आईएएस बनना है। तो आप कहते हैं मेरा गोल है। मैंने उस दिन क्या बोला था? ये तो समाज के द्वारा बनाए गए गोल हैं, आपने तो केवल चूज करने का काम किया। तो समाज के कई सत्य निर्मित किए, उसमें से एक सत्य आपने अपना सत्य बना के एक्सेप्ट कर लिया और अच्छा भी मान लिया उसे। क्लियर है बात? लेकिन जरूरी तो है नहीं। ये लोग ये मानते हैं कि सत्य कभी निर्मित नहीं होते, सत्य बने बनाए नहीं आते हैं, है ना? हम भले ही मानते रहे, एग्जाम्पल लगातार दे रहे हैं कि सत्य कैसे होते हैं, निर्मित है, बने बनाए होते हैं, और व्यक्ति उसमें अपना कोई योगदान नहीं करता, क्योंकि बना बनाया है समाज का। व्यक्ति क्या कर लेगा उसमें? कुछ नहीं कर सकता। इसी सोच का विरोध यहां से शुरू हो जाता है। तो जब कोई ये कहे कि सत्य निर्मित होता है, बना बनाया होता है, ठीक, हम या यूनिट कुछ नहीं कर सकती उसमें, जबकि ने कल बोला जो करता है कौन करता है? व्यक्ति का योगदान शून्य है उसके लिए। तो समाज शास्त्र में जो लोग कहें कि संरचना ही सब कुछ है, अंग कुछ नहीं, क्या मान ली जाएंगे? संरचनात्मक प्रकार। और जो लोग कहें संरचना है नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, अंग महत्वपूर्ण। अंग होगा तो संरचना बनेगी, ये होगा सारे के सारे ये वाले दृष्टिकोण वाले। और कोई कहे कि नहीं, अंग की कोई कीमत नहीं, जो है वो संरचना है, तो वो हो गए सब। क्योंकि आपका तो दृष्टिकोण खत्म कर दिया ना, समाज का दृष्टिकोण आपका दृष्टिकोण बन गया। अब आपका अपना क्या महत्व रहा? कोई महत्व नहीं है। क्लियर है? ये बेसिक आइडिया। तो दो पार्ट में पढ़ते हैं समाजशास्त्र के दृष्टिकोण। एक अंत्यक्रियावादी, प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावादी, और दूसरे कौन से बनेंगे? संरचना। आरंभिक विचारक सब कैसे हैं? प्रकारवादी। और अपोज अपोज करने वाले कौन है? अंतःक्रियावादी। ये दृष्टिकोण आगे और विकसित होता चला गया, तो नाम बदलते चले गए जो आपके सिलेबस में।
नंबर 1 हुआ। नंबर 2 आप में आएगा प्रकटना शास्त्र, फिनोमिनोलॉजी, है ना। ये भी इसके विरोध में है, प्रकटना वाले की। अगला सुनिए, फिनोमिनोलॉजी हो गई, प्रकटना शास्त्र मतलब फिनोमिनोलॉजी माना जाता है कि ये भी इस दृष्टिकोण का विरोध करता है। तो भले ही ये सब इनके विरोध में आए, लेकिन इनमें छोटे छोटे माइन्यूट से अंतर है, इसलिए सबका नाम क्या हो गया है, थोड़ा अलग अलग करके देखना पड़ेगा। तो कई जगह लगेगा कि कॉमन सी बात कर रहे हैं, लेकिन एक सिंगल पॉइंट होगा जो दोनों में फर्क डालेगा, लेकिन मूल थ्योरी सबकी वही है कि सत्य बने बनाए नहीं होते, समाज सत्य थोप नहीं सकता, सत्य बनाने में व्यक्ति का अंत्यक्रिया का प्रतीकों का योगदान होता है, तो सत्य बनते हैं। ठीक है। तो अगर कोई कहे कि समाज समस्या सब कुछ है, तो वो यहाँ खड़ा हो। कोई कहे कि ना समाज, ये लोग कहते हैं कि समाज होगा तो अंग होंगे, ठीक, बिना समाज के अंग या बिना समाज के व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं। ये कहेंगे कि व्यक्ति ही नहीं होता तो समाज कहां से बन जाता, संरचना कहां से बन जाती। तो व्यक्ति महत्वपूर्ण है और संरचना उस पर निर्भर करती है। दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत खड़े हुए, एक के लिए समाज सर्वोपरि है, एक के लिए व्यक्ति सर्वोपरि है। एक कहता है कि समाज में व्यक्ति आते हैं इसलिए समाज महत्वपूर्ण, व्यक्ति उस पर निर्भर करते हैं। एक कहता है कि व्यक्ति नहीं होते तो समाज कैसे आता, तो समाज नहीं, व्यक्ति महत्वपूर्ण, इकाई महत्वपूर्ण है, अंग महत्वपूर्ण। तो अब जब भी व्यक्ति बोला जाए, अंग बोला जाए, इकाई बोला जाए, समझ गए कौन होंगे वो लोग, इनके विरोधी होंगे, इनमें से कोई एक होगा वो, चाहे प्रकटना शास्त्री हो, चाहे वो प्रतिगम क्रियावादी हो, या कोई और भी हो। ठीक है, समझे। तो कुल मिलाकर किस चीज की लड़ाई है, सत्य को देखने का नजरिया बदलना है, बस। ठीक है, एक प्रश्न का जवाब से आप ये समझ सकते हो बात, जो यहीं से पैदा हुआ, इन लोगों की इस माथापच्ची से ही वो प्रश्न पैदा होता है। क्या पैदा होता है कि हम चलते हैं इसलिए पैर होते हैं, हमें चलना होता है इसलिए पैर होते हैं, या पैर होते हैं इसलिए हम चलते हैं। पैर होते हैं तो इसलिए चलते हैं। एक दृष्टिकोण बताओ, पहले एक बात का जवाब देते हैं। कौन लोग मान रहे हैं कि हमें चलना होता है इसलिए पैर होते हैं? आप क्या मान रहे हैं? हमें चलना होता है इसलिए पैर होते हैं। डरो मत, तब कुछ नहीं हुआ, बस एक एक राय रखो अपनी। पैर होते हैं इसलिए हम चलो, ठीक है। तो फिर तो हमारे दांत भी चारों हैं, कैनाइन दांत हैं, किसलिए बने हैं? चीजों को तो फिर हमें नॉनवेज सब खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? सब जो खाते कहेंगे हाँ खाना चाहिए, जो नहीं खाते कहेंगे ना हम नहीं मानते इस बात। तो बॉडी में कई सारे ऐसे पार्ट हैं जो हैं लेकिन यूज नहीं होते, बताइए। तो आपकी थ्योरी सही है गलत हुई? गलत हो गई आप। अब उल्टे चलते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि चलना होता है, बॉडी को चलना इसलिए क्या बनाया उसने, पैर बनाए, तो मेरा मन तो उड़ने का भी करता है, तो पंख क्यों नहीं निकल आए फिर? दृष्टिकोण ही तो है केवल, दोनों कुछ डिग्री में गलत है, दोनों कुछ डिग्री में ठीक है, दोनों खिलाफ तर्क दे सकते हो। तो ये लोग वही पूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। ठीक, ये कह रहे हैं कि समाज सब कुछ है, समाज ही सब कुछ है, संरचना ही सब कुछ है, शरीर ही सब कुछ है, इसलिए पैरों का अपना कोई योगदान नहीं है। बॉडी को, समाज को चलना है, पृथ्वी ने कहा ना, समाज को अपनी एकता बनाए रखनी, इसलिए धर्म भी पैदा करेगा, संविभाजन भी लाएगा और आत्महत्या भी करवा देगा व्यक्ति से। तो क्या दृष्टिकोण सिद्ध हुआ कि शरीर है, चलना है, इसलिए उसने पैर को पैदा कर दिया। लेकिन काउंटर दे दिया मैंने तुरंत आपको। अब उल्टा वाले काउंटर पे चलते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि पैर होते हैं इसलिए चलते हैं, तो उसका भी काउंटर रखिए। तो वो कौन है कि पैर यानी यूनिट जरूरी है और समाज उसका यूज कर लेता है। दोनों दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं कि मेरे लिए पैर जरूरी है
या अंग जरूरी है, ठीक है, यानी अंग नहीं होगा तो समाज भी नहीं रहेगा। अंगों की व्यवस्था ही समाज है, अंगों की व्यवस्था शरीर है ना, संरचना है, ऐसे समाज के व्यक्ति है, ठीक है। तो व्यक्ति अंग इकाई एक संदर्भ है, समाज संरचना और शरीर सावयव ये एक अंग, ठीक है। वो होगा संरचनावादी, प्रकार्यवादी, और दूसरे वाले हो गए प्रतिक्रियावादी, घटना शास्त्री और सो हम सुपर। तो सत्य क्या है फिर? दोनों ही सत्य। जैसे कि बॉडी को लगा कि अब हमें पूंछ की जरूरत नहीं है बंदरों को, क्या होगा धीमे धीमे गायब होगी। क्या क्या सिद्ध हुआ कि बॉडी को जिस पार्ट की जरूरत नहीं होती उसे वहां से वो हटा भी दे। ये बताया था लेमार्क और डार्विन, सब ये तो बता रहे थे उस समय, डार्विन ही बता रहा है। तो दोनों अपने अपने एंगल से सत्य को देखने की कोशिश करते हैं, और हमें चक्कर में नहीं पड़ना है कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। हमें तो बस ये थैंकफुल बोलना है दोनों लोगों को कि कुछ एंगल तुम्हारे हिसाब से देख लेते हैं और कुछ एंगल तुम्हारे हिसाब से। बात समझ में आ गई? ये बहुत जरूरी है, अगर आप समझेंगे तो ही ये दृष्टिकोण आपको समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में नहीं आता जल्दी से। ये मूल सिद्धांत तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो हमने पहले संरचनावादी उठाने चाहिए थे, लेकिन दुर्खीम को पढ़ाकर मैंने आपको संकेत दे दिया है कि संरचनावादी क्या सोचते हैं समाज को लेकर। ऐसा को कहा जाता है संरचनात्मक प्रकार्यवाद, ठीक है, और विरोध करने वालों को प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। आगे और समझिए। तो अब प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की मान्यताएं क्या है? तो कुछ आपने लिख ली है, नंबर एक फिर से लिख सकते हैं। ये सत्य को, वास्तविकता को क्या मानते हैं? व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ? व्यक्तिनिष्ठ, अर्थात वो लाइन लिखेंगे, ये मानते हैं कि सत्य पूर्व निर्मित नहीं होता, समाज इसे व्यक्ति पर नहीं थोप सकता, अपितु सत्य का निर्माण इकाइयां, अंग अंत्यक्रिया के माध्यम से करते हैं, और इसके लिए वो प्रतीकों का सहारा लेते हैं। अगली मान्यता लिखें। इन लोगों का मानना है कि व्यक्ति सृजनशील होता है, सृजनशील होता है या सृजनशील कर्ता होता है। तो व्यक्ति, कर्ता, अंग, इकाई कुछ भी पूछे एक ही मतलब है। इसलिए अंत्यक्रिया में वह स्वयं प्रतीकों की व्याख्या करता है, वह स्वयं प्रतीकों की व्याख्या करता है और अर्थ को स्वयं निर्मित करके अंत्यक्रिया करता है। अर्थात नंबर अगला, अंत्यक्रिया के माध्यम से ही सत्य का निर्माण होता है। अंत्यक्रिया के माध्यम से ही सत्य का निर्माण होता है। ठीक है, अगली बात, प्रतीकों के, प्रतीकों में, वस्तु में या प्रतीक में
अपना कोई अर्थ नहीं होता। प्रतीकों में अपना कोई अर्थ नहीं होता, बल्कि कर्ता अंत्यक्रिया के दौरान उसे अर्थ प्रदान करते हैं। उसे मतलब वस्तु को, प्रतीक को, विचार को। नेक्स्ट लाइन से, मीड प्रमुख अंतःक्रियावादी विचारक हैं। ब्लूमर पढ़ लिया शब्द के रूप, ठीक है, जन्मदाता। अगला विचारक कौन आएगा? मीड आएगा। मीड एक प्रमुख अंतःक्रियावादी विचारक है और उन्होंने कहा कि व्यक्ति की क्षमता होती है, या वो मानते हैं कि व्यक्ति की एक क्षमता होती है कि वह चिंतनशील है, कि वह चिंतनशील है और वह प्रतीकों का निर्माण कर सकता है। उसकी इस क्षमता को, ये व्यक्ति की क्षमता को मीड ने चिंतनशीलता, लेकिन आप लोग इंग्लिश में याद रखिए इसको, रिफ्लेक्सिविटी कहा है। रिफ्लेक्सिविटी, REFLEXIVITY, रिफ्लेक्सिविटी कहा है। इस क्षमता के द्वारा कर्ता या मनुष्य, इस कर्ता के द्वारा, इस क्षमता के द्वारा कर्ता या मनुष्य एक जैसी दिखने वाली दो वस्तुओं में भेद कर सकता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? ये चर्चा पिछली क्लास में भी हुई थी जब दरिदा को पढ़ रहे थे, ठीक है, कि लाल साड़ी और लाल रंग, ज्यादा ही बात, दोनों लाल है। अगर आप में चिंतनशीलता नहीं होती तो दोनों को क्या मान लेते? एक मान लेते। हम क्यों अंतर कर पाते हैं? क्योंकि हमने अंतः क्रिया करते समय इनके अर्थ को दो अलग अलग संदर्भों में समझा है। क्लियर है बात? तो इसलिए एक व्यक्ति दो एक से दिखने वाली चीजों में इसलिए फर्क कर पाता है क्योंकि उसके अंदर चिंतनशीलता है, क्योंकि वो दोनों के अर्थ को खुद तैयार कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए इन लोगों से कि कौन बताता है कि लाल है, लाल एक का अर्थ है और लाल का एक अर्थ है। वो इस बात का जवाब नहीं देंगे कोई। हम जवाब देते हैं कि ये सब समाज बताता है। भाई भारतीय महिला विवाह के समय लाल साड़ी पहनेगी, ये बात उसे कैसे पता लगती है? देखता है दिन भर, देखते उठते बैठते हैं तो लगता है कि लाल का प्रचलन है, लाल अच्छी लगने लगती है, तो हम मान लेते हैं लाल ही सबसे अच्छी। ईसाइयों को लगता है कि उन्होंने देखा कि सफेद सफेद ही अच्छा है तो सफेद बनाने लगते हैं। नहीं, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? तो चिंतनशीलता की बात कौन करता है? लीड करता है। चिंतनशीलता से आशय क्या है? व्यक्ति की एक क्षमता
कि वो दो चीजों में अंतर कर सके, एक जैसी दिखने वाली चीज। और ये बेसिकली समझ है, किससे बनी है? अंतःक्रिया से बनी। ठीक है, तो क्या हम दूध पीने से जल जाते हैं? नहीं जलते ना। दूध और छाछ दूसरे कैसे दिखाई देंगी? एक जैसी दिखाई देंगी। और जो गर्म दूध से जल गया हो वो छाछ को भी क्या करेगा? वो फूक के पिएगा। कैसे अंतर कर पाया? समाज में तब ज्यादा अच्छे से होगा कि जब एक बार जल गया तब ज्यादा अंतर हुआ। जल गया तब। तो क्या दूध जले हुए का परिचय है और छाछ ठंडे का परिचय? नहीं है ना। ये तो अर्थ दिया। और कैसे? अंतःक्रिया। मेरा समझ में आ रही है कि नहीं आपको? तो दूध और छाछ एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, छाछ छाछ दिखते हैं, ये एक जैसे दिख रहे हैं, इसके बावजूद भी दोनों सफेद दिखते हैं। अंतर करना मुश्किल हो जाएगा दूर से अगर देख रहे हैं। तो समझना पड़ेगा कि दोनों में क्या अंतर, एक जैसे दिखने के बावजूद समझना पड़ता है। तो बिना अंतर क्रिया के समझ लेंगे क्या? नहीं समझ सकते। अनुभव कितना भी समाज बता दे, अनुभव तो आपको ही करना है ना। तो महत्वपूर्ण कौन हुआ? आप महत्वपूर्ण हुए ना, समाज कैसे महत्वपूर्ण? समझना तो आपको ही था। नहीं भाई, ऐसे देखो कि एक जनजाति को आप जहाज में बिठा दो, छोड़ो, ऐसे जनजाति से मिलते हैं जो बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने, नग्नावस्था में रहते हैं। उनको कपड़े दे दो, किसका सिला हुआ? बिरमानी का सूट दे देते हैं। क्या करेगा वो? क्या संभावना लग रही? और वही बिरमानी का सूट एक आपको दे दिया आपकी शादी के समय, क्या फीलिंग आएगी? ठीक फीलिंग आएगी? उसकी फीलिंग कैसे होगी? है ना? पता लगे जो पेंट दिया वो सर पर टांग ले, कोट नीचे से टांग बांध ले, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ना करे फाड़ दे। हो सकता है कि वो पानी टपक रहा हो तो छत पे छप्पर बना दे उसका। दोनों का व्यवहार एक ही चीज के होते अलग अलग क्यों है? तो दोनों की समझ अलग अलग है। दोनों की समझ अलग क्यों है? क्योंकि अंत्यक्रिया में, उसके अंत्यक्रिया में कभी बिरमानी का सूट आया ही नहीं। आया क्या? वो अनुभव भी नहीं होगा उसको। आप कितना ही बता दो कि पहना जाता है, पहना जाता है, कह रहा होगा पहना, लेकिन पहनना होता है कि तो बताओ। ठीक है, तो एक ही चीज दो, एक जैसे दिखने वाली दो चीजों में अंतर हो सकता है, ये आपको चिंतनशीलता बताती है। और एक चीज दो अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ रख रही है, ये भी आप अपनी रिफ्लेक्सिविटी से या समझ से तैयार करते हैं, जिसको हम जानना कहते हैं। वो बेसिकली क्या है? आपकी उस चीज के प्रति समझ। तो बिना अंतक्रिया के आप समझ तैयार नहीं कर सकते। अंतक्रिया करता कौन है? कर्ता। इसलिए इन सब के लिए यूनिट, अंग, तत्व और कर्ता महत्वपूर्ण। जो अंततः समझना किसको है? अंतक्रिया किसको करनी है? कर्ता को। इसलिए वही महत्व। सत्य उसने बनाया आपको। आप कितना भी उसे बता दो ये सत्य है, लेकिन वो जब समझेगा तो खुद ही समझना पड़ेगा। तो कहते ना कि खुद बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है? वो अनुभव या समझ की वस्तु है, अंतक्रिया से बहुत ज्यादा आप उसे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति का सत्य अपना। यह समझ में आई? ठीक है, तो इन लोगों की मान्यता चिंतनशीलता पर ज्यादा है। और चिंतनशीलता क्यों? क्योंकि व्यक्ति का गुण है। हमने शुरुआत में बोला कि पिछली पीढ़ी अगली पीढ़ी को जो भी देगी वो क्या करेगा? उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा ही करेगा। क्योंकि पिछले वाले ने अपने हिसाब से विकसित किया उसे, अगला वाला कॉपी भी करेगा तो भी अपने हिसाब से कॉपी करेगा, क्योंकि वो सृजनशील करता है। तो इन लोगों के लिए करता कोई डमी नहीं है, कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, सजीव वस्तु है, चिंतनशील वस्तु है। इसलिए वो अर्थ को क्रिएट करता है। ठीक है, प्रतीकों का अपना कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मैंने बोला, यहाँ क्या लग रहा है कि दूध गर्म है और छाछ ठंडी होती है, कोई जरूरी नहीं। जैसे मैं आपको बताया था,
आपके लिए ये क्या है? किसका प्रतीक है? पवित्रता का प्रतीक है। अगर आप यूरोप में चले जाएंगे, इसे टांगेंगे तो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि उनके लिए क्या है? तो वस्तु में प्रतीक, क्या वस्तु में अपना अर्थ होता है कोई? जिससे आपने लिखा कि प्रतीकों के अपने कोई अर्थ नहीं होते, कर्ता उसके साथ अर्थ क्रिएट करता है। इसलिए एक ही वस्तु का अर्थ जनजाति के अलग था, आपके लिए अलग है। आइए सुनिए, ये है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की कुछ मुख्य मान्यता। क्लियर है बात? चलो थोड़ा सा और लिखते हैं, बाकी थिंकर्स अकॉर्डिंग कल चर्चा करेंगे। और लिख लीजिए, यह अंतःक्रिया चूंकि बचपन से प्रारंभ हो जाती है, इसलिए सभी विचारकों ने बाल्यावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाले समाजीकरण और उनकी विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर ब्रैकेट लिखेंगे उदाहरण देकर जीवन में प्रतीकों अंतःक्रिया प्रतीकों अंतःक्रिया के महत्व पर बल दिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिख, कूले, मीड, फ्राइड, ब्लूमर, गफमैन इत्यादि ने इसे समझाने के लिए स्व की अवधारणा का प्रयोग अपने अपने तरीकों से किया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, अंतःक्रियावाद में माना गया अंतःक्रियावाद में यह माना गया कि कर्ता अपने परिप्रेक्ष्य कर्ता इकाई अपने परिप्रेक्ष्य यानी दृष्टिकोण व मंशा के अनुरूप, मंशा तो इंटेंशन, अभिप्राय के अनुरूप किसी क्रिया को निर्धारित करता है, किसी क्रिया को निर्धारित करता है, इसलिए हर कर्ता के लिए संभव है कि वे एक कॉमन वस्तु के प्रति अपना विचार या अर्थ अलग अलग बना लें, निर्मित करें। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इसमें माना गया कि मानवीय समाज या मानव समाज
कोई बंधी बधाई संरचना, बंधी बधाई स्थिर संरचना नहीं है, बल्कि व्यक्तियों द्वारा जीवन जीने की स्थिति, व्यक्तियों द्वारा जीवन जीने की स्थिति का परिणाम है। नेक्स्ट लाइन, इनकी रुचि इस बात में अधिक है, इनकी रुचि इस बात में अधिक है कि व्यक्ति किसी काम को कैसे करते हैं, यानी तरीका जानने में इनका बड़ा इंटरेस्ट है। कि व्यक्ति कोई काम क्यों करते हैं, ना कि ऐसे कोई काम कैसे करते हैं, ना कि क्यों करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम समझ में आई? किसमें रुचि ज्यादा है? ठीक है, क्यों करते हैं तो तय है कि उनमें लाभ है, उसमें कहीं ना कहीं तो स्वार्थ है, लाभ है, हित है, वो शब्द कॉमन होगा, तो उसमें तो सबका ये कॉमन ही होगा ना। भाई आप भी अगर यहाँ आए हैं, हम भी यहाँ आए, सब मेहनत करें, तो कोई ना कोई स्वार्थ हित है ही इसमें, लेकिन कैसे करते हैं ये जरूरी है। ठीक है, तो फिर वही अपनी तारीफ वाली बात है कि आप यहाँ समाजशास्त्र पढ़ने क्यों आए। इसलिए कि किसी ने आपको रिकमेंड किया कि वो जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो तरीका आपके लिए आसान हो जाए। इतने भारी भारी भरकम जो दृष्टिकोण है, जिनको अपने से नहीं समझा जा सकता है, समय लग जाता है, तो एक ऐसा टीचर है जो आपको क्या करेगा, अपने तरीके से, यानी कैसे करता है, इसमें वो अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ हो सकता है, और वो इतनी इजी तरीके से आपको डिलीवर करेगा कि आपको समझ में आ जाए। या आप कहीं भी जाते हैं तो आप इस सुविधा के साथ जाते हैं कि उसका समझाने का तरीका कैसा होगा, सरल होगा, आसानी से हम बात को समझ जाएंगे। अन्यथा किताबें तो सबके पास। तो कोचिंग हम इसलिए नहीं आते कि हमें कि क्या मिलेगा, हम इसलिए आते हैं कि हमें कैसे मिल रहा है, इसलिए आना चाहिए। कि क्या मिलेगा तो किताबों में भी है। तो यहाँ क्यों आए, क्योंकि वो समझ में, तो तरीका विकसित कर लेंगे तो क्या होगा, कोई भी किताब पढ़ने में आपको आसानी है। तो नॉलेज के लिए भी आइए, लेकिन उसका क्या सीखे। ठीक है, तो नोट्स में कम विश्वास रखिए, तरीका में ज्यादा तरीका विश्वास होना चाहिए कि अगर हमारे पास पर्याप्त तथ्य हैं तो नोट्स के पीछे भागने से अच्छा है कि हमें समझे कि कैसे। ठीक है, अभी तक क्या मानते थे आप लोग कि अपने विषय की जितनी भी अधिक से अधिक बुक्स होंगी हमारी सफलता के लिए क्या है, वो लाभदायक है, जरूरी है। हमने क्या कहा, 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़िए। तो सोच में कहीं ना कहीं क्या आया होगा, परिवर्तन आया है। नहीं आया तो आने दीजिए, लाना ही पड़ेगा। एग्जाम की पास होने की कारण तो ये दृष्टिकोण और भी महत्वपूर्ण हो गया कि नए को खाने से अच्छा है कि पुराने को पहले बचाओ, समय टाइम बचेगा तो नया वाला भी देखा जाएगा। ठीक है, आज अंतः क्रियावादी परिप्रेक्ष्य की मान्यताएं तैयार हो गई हमारी, ये लोग क्या सोच रहे हैं। अब इनमें से किसने क्या बोला है, तो हम कल फूले, मीड, ब्लूमर, इन पर बेसिकली बात करें। इनको समझने के बाद तब हम डॉक्यूमेंट को तैयार करें। आपके यहाँ पीटर बर्जर भी है शायद, है ना? पीटर बर्जर और लकमान भी, वो भी तभी तैयार होंगे जब ये सब तैयार। परिप्रेक्ष्य में है वो नहीं है, कोई बात। तो कुछ चर्चा उन पर भी करनी जाएगी, जिससे कि आपके सारे प्रश्न आपको पकड़ में आ जाए। ये सब प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के ही से जुड़े हुए विचार है। तो आज है पीटर बर्गर है ना, लगा। तो कल शायद हमें पूरा चैप्टर
तो 2 घंटा लग ही जाएगा इन सबको एक साथ तैयार करने में, है ना। मूल मान्यताओं को आप कल तक पढ़ के आइए। तो अंतःक्रियावाद की जो पहली सीरीज का जो पहला हिस्सा है वो आज आपका कंप्लीट है, मूल मान्यताओं। कल हम एडवांस लेवल को पकड़ेंगे, इसने क्या कहा।